ये तस्वीरें मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन की हैं, जहां बुधवार सुबह एक दुखद और दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। रेल लाइन पार करते समय हावड़ा कालका मेल ट्रेन की चपेट में आने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कैसे हुआ ये हादसा, अब उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हादसा मंगलवार सुबह 9:30 बजे मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर हुआ। 54 से पैसेंजर ट्रेन चुनार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची थी, लेकिन फुट ओवर ब्रिज होने के बावजूद गलत दिशा में यात्री उतरे, जहां पटरी से प्लेटफॉर्म तक क्रॉस करके वो जा रहे थे। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर कालका एक्सप्रेस आ रही थी। अचानक ट्रेन आते ही यात्री घबरा गए और प्लेटफॉर्म पर चढ़ नहीं पाए। कालका एक्सप्रेस का चुनार में स्टॉपेज नहीं है, इसीलिए ट्रेन की स्पीड बहुत तेज थी। आज सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब की घटना है। पैसेंजर ट्रेन से गंगा स्नान के उद्देश्य से कुछ लोग आ रहे थे, तो वो प्लेटफॉर्म की तरफ ना उतर करके रॉन्ग साइड में उतर गए और दूसरी तरफ से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी जिसकी चपेट में आ गए, जिसका स्टॉप यहाँ नहीं था। तो चपेट में आने से 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और उसमें एक सोनभद्र की है और 5 यहाँ मिर्जापुर जनपद के निवासी हैं। गलत रूट से नहीं आ गए, यात्री ट्रेन से आए थे और ट्रेन के अंदर थे, तो ट्रेन से उतरते समय वो लोग प्लेटफॉर्म की तरफ ना उतर करके दूसरे साइड में उतर गए। हादसे में कई शव क्षत विक्षत हो गए हैं, जिन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। मौके पर पहुंचे जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने शवों को रेलवे लाइन से हटाकर किसी तरह शिनाख्त कराया है। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में करीब 1.5 माह पहले एक महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या आरोपी पति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई छुरी और रस्सी भी बरामद कर ली है। हत्या आरोपी पेशे से मस्जिद का इमाम है और मुजफ्फरनगर के चरथावल में मस्जिद में इमाम का काम करता है। अब पूरा मामला भी आइए समझ लेते हैं। नईमा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। बीती 17 सितंबर को मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में बुर्का पहनी एक महिला का शव बरामद हुआ था। महिला की गर्दन रेत कर हत्या की गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू की थी। पुलिस ने मेरठ के तमाम थानों और आसपास में जनपद में महिला की शिनाख्ती अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को पता चला कि मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। महिला का नाम नईमा यास्मीन है और मृतका का पति शहजाद चरथावल में एक मस्जिद में इमाम है। इसके बाद शहजाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने सच्चाई उगल दी। आरोपी ने बताया कि नईमा को पता चल गया था कि उसका इमाम पति शहजाद पहले से शादीशुदा है। उसने पहली पत्नी से मिलने पर रोक लगा दी थी। इसी बात को लेकर दोनों में विरोध चल रहा था और साथ ही विवाद भी। आरोपी इमाम ने नईमा को मारने का प्लान बनाया और अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। थाना जानी क्षेत्र में 17 सितंबर के दिनांक पर एक महिला का शव मिला, बुर्का पहने हुए महिला का। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई शव की। पोस्टमार्टम में उसका हत्या किया जाना पाया गया, तो उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया हत्या की धाराओं में। तत्पश्चात 2 पुलिस टीम गठित हुई थी महिला की शिनाख्त के लिए और केस के अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। थाना जानी की पुलिस ने अथक प्रयास करके इस केस का अनावरण किया है। इसमें जो महिला है उनका नाम यास्मीन नईमा यास्मीन के नाम से शिनाख्त हुई है उनकी, और वो आसाम। पुलिस को गुमराह करने और हत्या के बाद किसी को शक न हो, इसलिए आरोपी शहजाद ने खुद चरथावल थाने में नईमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच पड़ताल के बाद मेरठ की जानी थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अगर आप 8 नवंबर से 11 नवंबर के बीच कहीं जमीन या लेख पत्र की रजिस्ट्री कराने की सोच रहे हैं तो अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने इन 4 दिन की अवधि में पूरी तरह से रजिस्ट्री का काम बंद करने का आदेश दिया है। तो अगर आप इस दौरान कोई संपत्ति पंजीकरण कराने की सोच रहे हैं तो ये 4 दिन आपके लिए असुविधा का कारण बन सकते हैं। आखिर क्यों 4 दिनों तक ठप रहेगा रजिस्ट्री का काम, और आईजी निबंधन नेहा शर्मा ने इस बारे में क्या जारी किए हैं दिशा निर्देश, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 4 दिन तक ठप रहेगा रजिस्ट्री का काम। रजिस्ट्री का काम 8 से 11 नवंबर 2025 तक बंद रहेगा। इन 4 दिनों में मेघराज सर्वर से नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल पर डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, जिस कारण पूरे प्रदेश में ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्री ठप रहेंगी। इस दौरान सर्वर टेस्टिंग और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
विभाग की डिजिटल सेवाओं को अधिक सुरक्षित, स्थायी और तेज बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। इससे नए क्लाउड सिस्टम में डेटा की सुरक्षा और स्पीड दोनों बढ़ेंगी। आईजी निबंधन नेहा शर्मा ने सभी सहायक महानिरीक्षकों को जारी किए हैं निर्देश के अनुसार रजिस्ट्री और लेखपत्र पंजीकरण का कार्य पूरी तरह से रोककर स्थगित रखा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि 12 नवंबर से रजिस्ट्री की सभी प्रक्रिया सामान्य रूप से शुरू हो जाएगी। इस बदलाव के बाद रजिस्ट्री विभाग ने ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करें ताकि लोग असुविधा से बच सकें। बिहार चुनाव को देखते हुए इन दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। इसी के तहत चंदौली में आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर एक बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा ये युवक 16 लाख रुपयों के साथ पकड़ा गया है। इस युवक की पहचान आशीष कुमार के रूप में हुई है। ये युवक वाराणसी से कैश लेकर बिहार के आरा जा रहा था। फिलहाल आरपीएफ ने बरामद कैश को जब्त कर लिया है। वहीं आरोपी युवक को बरामद करेंसी सहित वाराणसी आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। अब आइए पूरा मामला भी समझ लेते हैं। मंगलवार देर रात पीडीडीयू जंक्शन पर यात्रियों की रूटीन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक को रोका गया जो भारी भरकम बैग लेकर प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा था। आरपीएफ जवानों ने युवक की तलाशी लेने पर बैग में 16 लाख रुपए की नकदी बरामद की। युवक से नकदी के बारे में पूछताछ की गई तो वह घबरा गया और कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। युवक पैसे के स्रोत या बरामद करेंसी संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका। सघन चेकिंग अभियान जो संयुक्त रूप से आरपीएफ और जीआरपी की चलाई जा रही थी, जिसमें मेन एफओबी पे रात्रि लगभग 12:30 बजे करीब में एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया है, जिसके पास से कुल 16 लाख कैश बरामद हुआ है। उस प्राइमरी पूछताछ में उसने बताया है कि वो बनारस से इसको बिहार आरा लेकर के जा रहा था। क्योंकि मामला आयकर विभाग से संबंधित है, उस टीम को सूचित किया गया है, उनकी टीम आकर के अपनी पूछताछ करेगी। चंदौली के डीडीयू जंक्शन पर पकड़ा गया युवक बिहार के भोजपुर का निवासी है। बिहार चुनाव को देखते हुए रेलवे पुलिस और आरपीएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि नगद धनराशि, शराब या अवैध सामग्री की आवाजाही को रोका जा सके। यूपी में औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारखाना उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। अधिनियम के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वो कारखानों में काम के अधिकतम घंटे प्रतिदिन तक निर्धारित कर सकें। इसके अलावा अब राज्य की महिलाएं कारखानों में रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। संशोधित अधिनियम 3 अक्टूबर 2025 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गया है। जाने यूपी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में। फैक्ट्री एक्ट में बड़ा बदलाव। कारखानों के कर्मचारियों के काम की अवधि 12 घंटे प्रतिदिन तक तय की जा सकेगी। हालांकि साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। हफ्ते में 3 दिन का अवकाश मिल सकेगा। यदि किसी कर्मचारी की लिखित सहमति हो तो उसे बिना अंतराल के 6 घंटे तक काम करने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके अलावा महिलाओं की नाइट शिफ्ट का समय रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक का होगा, लेकिन इसके लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति आवश्यक होगी। सुरक्षा के लिहाज से कार्य स्थलों पर पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन की सुविधा का भी ध्यान रखना होगा। आपातकालीन स्थितियों के लिए हेल्पलाइन नंबर, फर्स्ट एड और महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं इस बारे में सरकार का कहना है कि संशोधित अधिनियम में कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। सभी कारखानों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो कर्मचारी निर्धारित दैनिक कार्य सीमा से अधिक काम करेंगे उन्हें सामान्य वेतन दर से 2 गुना ओवरटाइम भत्ता दिया जाएगा। गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। सीएम योगी का यह बयान और यह ऐलान यूपी में अपराधियों और माफियाओं का अंजाम बता रहा है, और स्क्रीन पर दिख रहा चमचमाती हुई बिल्डिंग का यह नजारा भी इसी बात की तस्दीक कर रहा है।
लखनऊ के डालीबाग की प्राइम लोकेशन की ये जमीन, जो कभी अपराध के बेताज बादशाह मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे में गुनाहों से रंगी हुई थी, आज वही जमीन 72 गरीब परिवारों के सपनों का आशियाना बनी है। सीएम योगी ने लखनऊ में मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई इस जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स का उद्घाटन कर 72 गरीब परिवारों को इसकी चाबी सौंपी। साथ ही जमीन पर मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे की पूरी कहानी भी साझा की। कैसे यहां पर डीजीपी आवास के ठीक सामने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, उनके गुर्गों को कोई रोकने वाला नहीं। और जब उस माफिया को गिरफ्त में लेना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए मैं देख करके दंग था, कैसे कैसे लोग उसको बचाने के लिए पैरोकार बन करके उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दे। सीएम योगी ने अपराध का कारोबार चलाने वाले मुख्तार के सपा सरकार में जमीन कब्जाने की दास्तान को बयां किया, साथ ही माफियाओं के समर्थकों का कड़ा संदेश भी दिया। उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त हुई इस जमीन पर बने एक फ्लैट को एलडीए ने 10,70,000 के रेट में उपलब्ध करवाया है, जबकि मार्केट रेट यहां पर करीब 1 करोड़ तक का है।